आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विजुअलाइजिंग का मतलब क्या था। विजुअलाइजिंग मीन्स व्हाट वी एबल टू सी, यानी कि जिस चीज़ को हम देख सकें। तो अब बात ये थी कि जो रूलर है, आपके बुक में ये शुरू ऐसे ही हुआ है कि इट इज़ ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू। किसी भी रूलर को हम उसकी पोर्ट्रेट से या उसकी स्टैचू से पहचान सकते हैं, लेकिन नेशन को कैसे पहचानोगे? क्योंकि हाउ टू विजुअलाइज द नेशन दैट ऑल पीपल मस्ट रिकॉग्नाइज द नेशन। ठीक है। 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बड़ी कोशिश की। उसके बाद आखिर में वो जो है वो नेशन को पर्सोनिफाई करने का उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। ठीक है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन का मतलब था रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वाज ए पर्सन। ठीक है। तो कंट्री को ऐसा शो करना कि जैसे कि वो कोई पर्सन हो, तो इस तरह से नेशंस को एक फीमेल फिगर में उन्होंने दिखाना शुरू किया। ठीक है। और फीमेल फॉर्म को क्या हुआ, पर्सोनिफाई करने के लिए उन्होंने फीमेल फॉर्म को चूज किया या सेलेक्ट किया। ठीक है। और वो किसी से रिकॉग्नाइज ना हो। ठीक है। ये एक नेशन का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे दे ताकि हम उसको नेशन की फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सकें या पहचान सकें। तो इस तरह की फीमेल फिगर को एलिगोरी का नाम दिया गया। अब देखिए 1 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलिगोरी। तो आप लिख सकते हैं द फीमेल फिगर इज कॉल्ड एलिगोरी ऑफ द नेशन। ठीक है। आई एम रिपीटिंग, द फीमेल फिगर इज कॉल्ड एलिगोरी ऑफ द नेशन। ठीक है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत सारे सिंबल्स थे, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एक कंट्री को। ठीक है। तो ये आइडियल्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स के फॉर्म में पहचाने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिबर्टी जो है, रेड कैप, ब्रोकन चेन। जस्टिस, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेट स्केल। जैसे आपने देखा होगा जस्टिस के लिए एक वुमेन होती है जिसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी होती है और हाथ में एक वेइंग स्केल, एक तराजू होता है। वो क्या है, जहां आप देखोगे आप समझ लोगे ये जस्टिस है। ठीक है। इसी तरह से 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एलिगोरीज जो हैं, फीमेल एलिगोरीज को बनाया और इस तरह से ये फीमेल एलिगोरीज जो हैं वो फ्रांस को, वो सॉरी जो नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है। अब देखिए कैसे फ्रांस और जर्मनी, जैसे होता है ना, बच्चा होता है तो फिर उसका नाम रखा जाता है, तो इसी तरह से जो ये एलिगोरीज थी इनको नाम रखा गया और नाम रखने के लिए कहते हैं क्राइस्टेंट। ठीक है। तो फ्रांस की जो एलिगोरीज थी वो मैरियान कहलाई और जर्मनी की जो एलिगोरी थी वो जर्मेनिया कहलाई। ठीक है। और तो स्टैचू, जो मैरियान के जो स्टैचू थे वो फ्रांस में चौराहों पर लगाए गए और ये लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये
नेशनल यूनिटी का एक सिंबल है, और उन्हें ये बताने के लिए कि आप जो हैं इसी के थ्रू आइडेंटिफाई होगे। ठीक, और मैरियान की जो इमेजेस थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी जो है वो बनवाई गई। ठीक, इसी तरह से जर्मेनिया, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट करती थी। ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, क्योंकि जर्मन में जो ओक है वो हीरोइज्म के लिए माना जाता है। इनकी जो ओक है वो एक हीरोइज्म या बहादुरी का या वीरता का जो है एक सिंबल है। ठीक है, इस तरह से द आर्टिस्ट ऑफ 18th and 19th century was succeeded to recognize the France and Germany as a nation through female allegories, Marianne and Germania respectively। ठीक है, इस तरह से ये जो है विजुअलाइजिंग द नेशन हो गया। इन दिस वे द नेशन was able to visualize, the people can see or recognize the nation। ठीक है, अब देखिए नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये आपका लास्ट जो है वो टॉपिक है इस हिस्ट्री के चैप्टर का। तो इसमें नेशनलिज्म का मतलब होता है वही फीलिंग ऑफ कॉमन एंड वननेस एंड सेंटिमेंट्स आर नोन एज नेशनलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है व्हेन द पीपल आर रूल्ड बाय द एम्परर। ठीक है, तो आप देखिए इंपीरियलिज्म से अब जो है शिफ्ट होने लगे नेशनलिज्म या नेशन स्टेट की तरफ। ठीक है, तो इसमें बाल्कन्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाल्कन्स जो था वो एक जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का रीजन था। बाल्कन्स थे क्या? बाल्कन जो है, इस जो रीजन है वो आज का मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ये कंट्रीज जो है वो मिला करके बाल्कन्स कहलाते थे। ठीक है, और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको स्लाव्स नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्लाव्स नाम से उनको जाना जाता था। ठीक, बाल्कन रीजन जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक, और 1871 के बाद जो है वो नेशनलिस्ट टेंशन ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, हालांकि ओटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की अपने को मजबूत करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन किया, इंटरनल रिफॉर्म्स किए, लेकिन उनको जो है सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, और एक एक करके जो है जो बाल्कन स्टेट थे वो अपने को इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर करने लगे, और इस तरह से सारे बाल्कन कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब स्लेविक नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रगल किया, बहुत परेशानियों को झेला। तो बाल्कन जो है वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। कारण वे जितने बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से जेलसी करते थे। ठीक है, और
क्या चाहते थे, उनमें एक तरीके से कंपटीशन था कि कौन कितनी ज़्यादा जो है ज़मीन या कितने ज़्यादा किंगडम जो है वो अपने को रख ले या अपने पर कब्ज़ा कर ले। ठीक है, ये उनका जो है वो था। तो इस तरह से बाल्कन्स जो थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, और इसी वजह से क्योंकि वो अब वीक हो गए थे, है ना, और जब वीक हो गए थे तो वीक होने के कारण जो बिग पावर कंट्रीज थे, कौन से, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक, ये जो हैं वो बाल्कन्स पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगे, और एक तरह से उन्होंने उनको अपने अंडर में कर भी लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस एरिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं बिग पावर कंट्रीज कौन थी, तो मैंने आपको बता दिया रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी थी। वाई, टू डोमिनेट ओवर द या टू एक्सटेंड देयर ओन कंट्रोल ओवर दीज एरियाज। ठीक है, इस तरह से बिग पावर्स के बीच में भी जो है राइवलरी बढ़ने लगी। ठीक है, तो इस तरह से जब सीरीज ऑफ वॉर उसमें होने लगी तब फाइनली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने के कारण क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो सेंस था, जो मीनिंग थी, वो बिल्कुल बदल गई। ठीक है, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इम्पीरियलिज्म जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इम्पीरियलिज्म की जगह जो है वो नेशनलिज्म ने ले ली। ठीक है, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट भी चले, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बने, और इसमें जो है नेशनल यूनिटी को एक आइडेंटिटी बनाया गया, और नेशनल यूनिटी को आइडेंटिटी बनाने के बाद इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। ठीक है, तो सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज करने का आइडिया तभी आया। ठीक, और इसको एक्सेप्ट भी किया गया नेचुरली। ठीक, और यूनिवर्सली इसको, इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो सामने आया, और इम्पीरियलिज्म जो है वो एबोलिश हो गया या वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th हिस्ट्री का ओवर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम एक नए चैप्टर को लेकर के फिर से उसको मिलेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।